नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संसाधन से लेकर संपादकीय पसंद जैसे तमाम कारणों से दिल्ली से चलने वाले स्थानीय किंतु राष्ट्रीय कहलाने वाले चैनलों की दुनिया में दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत का आगमन तभी होता है जब वहां ऐसा कुछ होता है जिसका ताल्लुक भाषा से कम हो, हल्ला हंगामा या तमाशा से ज्यादा हो। आज की मीडिया की जगत में तमाशा की कोई भाषा नहीं होती। तमाशा हो तो हिंदी चैनलों पर फ्रांस की घटना भी भारत की जरूरी खबरों से ज्यादा जगह घेर लेती है। सीसीटीवी से रिकॉर्ड किए गए चीन की कोई सड़क दुर्घटना चैनलों की दुनिया में लोकल संस्करण की खबरों की तरह छा जाती है। ये होता रहता है, यही होता रहेगा। ना आप बदलेंगे ना चैनल। जब कोई नहीं बदलेगा तो हम क्यों बदल जाएं? इसलिए जो कहा उसके समर्थन में एक तस्वीर दिखाता हूं। हाल ही में जब जयललिता की हालत गंभीर हुई तो चेन्नई की सड़कों पर तमाशा हुआ। पुलिस आई, रोते बिलखते समर्थक आए, किसी ठिकाने पर विधायक दल की बैठक होने लगी तो अस्पताल के भीतर की तमाम खबरें किसी रहस्य की तरह चैनलों पर छाने लगी। आमतौर पर दक्षिण भारत की रोजाना की तकलीफों से दूर रहने वाले हिंदी चैनलों पर चेन्नई हावी हो गया। चेन्नई की सड़कों पर जमा लोग, पुलिस का तनाव और अंतिम संस्कार के लिए समंदर के किनारे उमड़ आई लाखों की भीड़। गंभीर और दुखद क्षणों में भी इन्हें तमाशे की तरह ही उत्तर भारत के दर्शकों की दुनिया में ठेल दिया गया, क्योंकि इसके लिए भाषा की जरूरत नहीं थी। आप घर बैठे सिर्फ हंगामे के दृश्य देखते रहे और बिना गहराई से जाने दक्षिण भारत की राजनीति के बारे में जागरूक होने लगे। अगर इन्हीं सब लम्हों में तमाशा ना होता तो शायद ही हिंदी चैनल या दिल्ली से चलने वाले किसी भी भाषा के ग्लोबल चैनल इसकी परवाह करते कि दक्षिण भारत में क्या हुआ है। चेन्नई से आगे की कहानी तो शायद ही कभी आती है। हाँ, अगर कावेरी जल समझौते को लेकर तमाशा हो जाए, सैकड़ों बसें जला दी जाएं, लोग आत्मदाह कर लें, तो फिर से तमिलनाडु टीवी पर छा सकता है। इसमें आप दर्शकों का कोई दोष नहीं है। दोष टीवी का भी नहीं है, ना ही पत्रकारिता का। दोष शायद उस तमाशे का है जिसकी कोई भाषा नहीं होती। तमाशा ही वो तत्व है जो दिल्ली से चलने वाले चैनलों को चेन्नई में बदल देता है और चेन्नई से चलने वाले चैनलों को इम्फाल में। इसलिए कई बार आपको अपनी भाषा छोड़कर तमाशा करना पड़ता है, मगर हर बार तमाशा तमाशा नहीं होता। वो आपके भीतर की चित्कार है। बेबसी, बेचैनी, लाचारी होती है। मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं, चेन्नई में रहते हैं या केरल में रहते हैं, 2-4 हजार की संख्या है आपकी, हिंदी के अलावा कोई भाषा नहीं आती, मगर आप सरकार की किसी नीति से नाराज हैं। जाहिर है आप आवाज उठाएंगे, पोस्टर बैनर लेकर मरीना बीच पर आ जाएंगे ताकि वहां से गुजरते मंत्रियों का काफिला आपको देख ले। हो सकता है कि उन मंत्रियों को हिंदी ना आती हो, आसपास से गुजरते लोगों को हिंदी ना आती हो। आपके पोस्टर और उस पर लिखे हमारी मांगे पूरी करो टाइप के नारे बेकार हो जाने लगते हैं। आपको लगता है कि काश कोई तो होगा यहां जो हमें पढ़ ले, हमारी सुन ले, समझ ले कि हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यकीनन आप तड़प उठेंगे, किसी ऐसे की तलाश करेंगे कि कोई तो बस से उतरेगा और हमारी भाषा पढ़कर सरकार या प्रेस को इत्तला कर देगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। जब कुछ नहीं होगा तब आप कुछ और ऐसा करेंगे जिससे लोगों की नजर पड़े कि क्यों 100-200 की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपने ही मुल्क में अकेला महसूस करने लगेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अंत में तरह तरह के तमाशा करने लगेंगे, हरकतें करेंगे, कपड़े उतारेंगे, आग पर चलेंगे, गीत गाएंगे। आप खुद को भाषा के पार ले जाएंगे, खुद को भाषा में बदल देंगे। कई बार पूर्वोत्तर के छात्र जब जंतर मंतर पहुंचते हैं तो जिस अंदाज में वो पत्रकारों को फोन करते हैं उससे उनकी तड़प का एहसास होता है। वो हर किसी को फोन करते हैं, हिंदी नहीं आती मगर अंग्रेजी में बोलते हैं, फिर टूटी फूटी हिंदी में बोलते हैं। कोई तो पहुंचेगा, उनकी बात मीडिया के जरिए पहुंचा देगा, देश और सरकार के सामने लाएगा। वो जानते हैं कि मीडिया अब राज्यों में, राजधानियों में किसी काम की नहीं है। अगर बड़ा फैसला कराना है तो उसे दिल्ली आना पड़ेगा। इस तरह का फोन जब भी आता है, मुझे भी आता है, तो दूसरी तरफ आवाज की बेबसी डराती है। आपको मेरी बात भारी भरकम लगती हो तो इसे और आसान कर देता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कतारबद्ध बैठे इन लोगों को देखिए। इनके पास दिल्ली की मीडिया के लिए भाषा नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने शरीर को ही भाषा में बदल दिया है। इनका शरीर, इनके कपड़े बोल रहे हैं। हम सब ने इसी जंतर मंतर पर दिल्ली के आसपास के किसानों का हुजूम देखा है, मगर तमिलनाडु के किसानों को शायद नहीं देखा है। इन्हें हिंदी नहीं आती, कुछ कुछ अंग्रेजी बोल रहे हैं, मगर वो भी मुश्किल से। लिहाजा इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए हैं। महिलाएं सिर्फ हरे रंग के पेटीकोट में हैं, मर्द हरे रंग की लुंगी में। हमने ये सवाल पूछा कि हरा रंग क्यों?
जवाब मिला हरा रंग इसलिए क्योंकि ये किसानों का रंग है, धरती का रंग है। उत्तर भारत की राजनीति केसरिया को हिंदू और हरे को मुसलमान समझने में लगी है, मगर दक्षिण के किसान हरे को किसान का रंग बता रहे हैं। ये किसान धर्म से बाहर नहीं है, सबके बदन पर त्रिपुंड बना है, शिव के भक्त मालूम पड़ते हैं। कुछ किसानों ने हाथ में कटोरा लिया है, अंग्रेजी में लिखा है बेगर यानी भिखारी। अंग्रेजी में लिखा है ताकि दिल्ली समझ सके। भिखारी बनकर वो अपनी बात अंग्रेजी में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इनके बैनर तमिल में नहीं है, अंग्रेजी में है। कुछ किसानों ने गले में नरमुंड की माला डाल ली है। ये प्रतीक है उन किसानों का जिन्होंने कर्जे और खेती के संकट से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। सौ की संख्या में आए ये किसान तमिल में नारे लगा रहे हैं। शायद ही इसकी आवाज दिल्ली के आसपास के किसानों तक पहुंचे। भारत में किसान किसान के लिए नहीं बोलता है, शहर किसान के लिए नहीं बोलता है। नारों की भाषा बदल दी जाती है तो भी इन्हें सुनने वाले लोग नहीं बदलते। हमारे सहयोगी मुन्ने भारती ने बहुत प्रयास किया कि किसी से बात हो जाए, किसी को तो हिंदी आती हो। ना मुन्ने अंग्रेजी बोल सकते थे, ना किसान हिंदी बोल सकते थे। दोनों तरफ एक बीच की भाषा बची हुई थी, अंग्रेजी, जिससे हम कई बार नकली भाषाई स्वाभिमान के नाम पर चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। किसने सोचा था कि कर्ज से लदे किसानों को, आत्महत्या करने वाले किसानों को अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। मराठी, पंजाबी, तमिल सब भाषाओं ने किसानों को छोड़ दिया है। दिल्ली की अंग्रेजी अपनी अलग दहशत से डराती है। दिल्ली वाली अंग्रेजी कस्बे वाली अंग्रेजी को डराती है। मुन्ने भारती ने एक किसान से बात की कि वो क्या बोल रहे हैं। ये मत सुनिए इस वीडियो में किस तरह से बोल रहे हैं, उनके बोलने में जो टूटन है उसे देखिए। अगर आपको ये टॉपिक हेवी लगता है तो आप कुछ और भी देखिए। There was very hungry, is poverty and lazy, unemployed. Please give us pension for farmers above 60 years old. The farmers are very, very sorrow. Tamil Nadu farmers are dying poverty. So far, for the first 4 days, farmers themselves arrange food for them. Now the student wing of Delhi want to give food for the farmers. दिल्ली में तमिलनाडु के काफी संख्या में लोग रहते हैं। कभी अफसर बनकर आए और दक्षिण दिल्ली के आर के पुरम में रहने लगे। वहां से रिटायर हुए तो मयूर विहार की तरफ जाकर बस गए। और भी कई जगहों पर तमिल भाषी बसे हुए हैं। इन लोगों ने बताया कि तमिलनाडु के लोग जो यहां रहते हैं वहां जंतर मंतर पहुंचकर खाने पीने का इंतजाम कर दे रहे हैं।
समर्थन जता दे रहे हैं। यह भी अच्छा है कि 10-5 ही सही इस शहर के लोग इनके बीच जा रहे हैं। यही तो हमारी खूबी है। जैसा कि मैंने कहा कि टीवी में दक्षिण भारत उन्हीं मौकों पर होता है जब तमाशा होता है, वरना हम हिंदी की दुनिया में कहां तमिलनाडु को लेकर चिंतित होते हैं कि वहां पिछले 4 महीने में 400 किसानों ने आत्महत्या की है। दिल्ली में बैठने वाले मानवाधिकार आयोग ने 5 जनवरी को राज्य सरकार को वहां की प्रेस रिपोर्ट के आधार पर नोटिस भेजा। तमिल दैनिक ने 3 जनवरी 2017 को खबर छापी है कि दिल का दौरा पड़ने से 83 किसानों की मौत हुई। उसी अखबार ने 5 जनवरी 2017 को छापा है कि 1 महीने में किसानों की मौत का आंकड़ा 106 पहुंच गया है। आयोग ने लिखा था कि नीति बनाने वाले किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी परवाह नहीं करते। किसानों को खेती के संकट से निकालने की जरूरत है। उसी वक्त मद्रास हाईकोर्ट ने भी 4 हफ्तों के भीतर तमिलनाडु सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने के लिए कहा कि क्या आप करने वाले हैं। सरकार बताए कि वो ऐसा क्या करने जा रही है जिससे किसानों की आत्महत्या रुक सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में भयंकर सूखा है। हम उत्तर भारतीयों के लिए तो अभी गर्मी भी नहीं आई है, मगर दक्षिण के हमारे प्रिय राज्य में सूखा है। राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र से 39,565 करोड़ रुपए की मदद मांगी है, करीब 40,000 करोड़ रुपए, जिसे आप पैकेज कहते हैं। तमिलनाडु को में सूखा घोषित कर दिया गया है। इस साल नॉर्थ ईस्ट मानसून 62% कम रहा है। 1876 के बाद पहली बार इतनी कम बारिश हुई है। 100 साल से भी ज्यादा समय में पहली बार ऐसा संकट आया है। फिर भी इस सूखे की दास्तान आप तक लाने के लिए किसी को जंतर मंतर पर नंगे बदन खड़े होना पड़ता है। मेत्तूर बांध का पानी बहुत कम हो गया है। किसान न जमीन की तरफ देख सकता है, न आसमान की तरफ ताक सकता है। हो सकता है कि इनकी अपनी राजनीति हो, मगर इनकी बेबसी से कौन इनकार कर सकता है। जंतर मंतर पर जो किसान आए हैं उनके पास बहुत खेत नहीं है, छोटे किसान ही हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। ये किसान 100 दिनों के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनके पास हिंदी में एक पर्चा है जिस पर सबसे ऊपर लिखा है, किसान जो राष्ट्र को अन्न देते हैं उनकी आत्महत्या को रोकना, तमिलनाडु को रेगिस्तान बनने से रोकना, कावेरी नदी को सूखने से रोकना, कावेरी नदी के लिए प्रबंधन समिति का गठन करना, कृषि उत्पाद के लिए उचित लाभदायक मूल्य का निर्धारण करना। पर्चे में यह भी लिखा है कि दुख के साथ भूख हड़ताल। तो कितनी ईमानदारी है कि वो आपको आहत भी नहीं करना चाहते, उन्हें दुख है कि वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। संगठन का नाम है दक्षिण भारतीय नदियां किसान संघ। हमारे लिए तो ये नाम भी नया है, नदियां किसान संघ। ये लोग नदियों को जोड़ने की मांग भी करते हैं। सुबह जंतर मंतर पर इन आंदोलनकारियों के लिए कोई समर्थन जताने आया था। उन्होंने हमारे लिए हिंदी में इनकी समस्या को सामने रखा है, जो हम आपको सुना रहे हैं। ये मद्रास से, तमिलनाडु से 100 से ज़्यादातर गरीब किसान लोग यहाँ आए हुए हैं। आके ये धरना में बैठे हैं। ये 100 दिन का धरना सोच के ये आए हैं। ये इनका डिमांड ये है, ये केंद्र सरकार जितने भी किसान की लोन है वो लोन सारे रद्द करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये ड्राउट की वजह से ये किसान अभी फार्मर्स एक्टिविटी टोटली ख़त्म हो गई है। इसीलिए ये लोन नहीं भर पाएंगे। इनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये किसान का काम नहीं चल रहा है। ये इसी वजह से ये लोग परेशान हैं। अभी तक मद्रास में 400 से ज़्यादातर किसान लोग आत्महत्या किए हैं। इसे रोकने के लिए यहाँ पे 100 से ऊपर किसान के लोग, ये उनके नेता अय्याकनु जी यहाँ आए हैं। उनके तरफ से ये 4 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में ये 100 से ज़्यादातर किसान लोग यहाँ पे बगैर खाए पिए, यहाँ कोई देखने वाला यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ठहरने की इनकी मुश्किल हो रहा है। यहाँ मच्छर में यहाँ सो रहे हैं, यहाँ पे सड़क में सो रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहाँ केंद्रीय सरकार, इनका मांग ये है, केंद्रीय सरकार जल्दी से जल्दी ये लोन सारे ख़त्म करनी चाहिए। जो भी अनाज यहाँ होता है उसका प्रॉपर या रेट निर्णय करनी चाहिए। ये सब इनका मांग है। इतने दिनों से किसानों के मसले को देखते हुए एक बात समझ में आई, भारत के किसान लाचार नहीं हैं। भारत के किसान राजनीतिक फैसला करना जानते हैं। वे अपने संकटों के हिसाब से राजनीतिक फैसला नहीं करते, बल्कि पूरे समाज के लिए फैसला करते हैं। वरना कई राज्यों में किसान किसी राजनीतिक दलों के लिए वोट ही ना करे।
जंतर मंतर पर ही अपने सामान के साथ तमिलनाडु के ये किसान डटे हुए हैं। वही जंतर मंतर ही असली राजधानी है एक तरह से, भारत की समस्याओं का एकमात्र प्रतिनिधि स्थल। सरकारों ने जनता पर जो जंतर मंतर किया है उससे मुक्ति का स्थल जंतर मंतर ही हो सकता है। भारत में लोकतंत्र जिंदा है जब तक जंतर मंतर बचा हुआ है। तभी तो ये किसान नंगे बदन खुली सड़क पर वहीं लेट गए हैं। किसानों को भी नींद आती है। 3-4 दिनों से ऐसे रम गए हैं यहाँ जैसे जंतर मंतर ही इनका घर हो, ये जगह ही इनके लिए खेत हो। किसान की आत्महत्या, सूखे का संकट हम सब कवर करते रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में सरकार को ना मालूम हो, पत्रकारों ने ना लिखा हो। किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं, कभी कभी मुआवजे मिल जाते हैं, कभी कभार कर्जा भी माफ हो जाता है, लेकिन संकट और सूखा हर साल या हर दूसरे साल लौट आता है। महाराष्ट्र में पिछले साल सूखा आया, लेकिन बारिश आते ही सूखा गायब हो गया, तो तमिलनाडु को ये रोग लग गया। जब भी कोई सुसाइड करता है उसे पिछली सुसाइड के साथ जोड़ दिया जाता है। 106 किसानों ने आत्महत्या की है, यह किसान 107वां था। इसलिए किसानों की तकलीफ अब भाषा के पार है। जिन लोगों को भाषा पर बहुत भरोसा होता है उन्हें शुक्रवार की इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी बशारत मसूद की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। कश्मीर के कुपवाड़ा की कनीजा को भाषा ने उफ करने का मौका भी नहीं दिया। कनीजा मां की बाहों में सो रही थी, बगल में उसका भाई फैजल सो रहा था। एक गोली आई जो कनीजा को खामोश कर गई। मां ने जब अपना हाथ बेटी की तरफ बढ़ाया नींद में तो कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। गौर से देखा तो बिस्तर पर खून फैला हुआ था। कनीजा इस दुनिया से जा चुकी थी, बाहर गोली चल रही थी। कनीजा के घर के पास आतंकवादी छिपे थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। एनकाउंटर चल रहा था। गोली किसकी बंदूक से चली पता नहीं, मगर एक दूसरे घर में सो रही कनीजा को मार गई। उसका भाई फैजल भी वहीं सो रहा था, वो भी घायल हो गया। पुलिस वालों ने मदद ना की होती तो अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाती, मगर अब फैजल की जान बच गई है। अस्पताल में होने के कारण कनीजा को आखिरी बार के लिए भी नहीं देख पाई उसकी मां। कश्मीर की समस्या भी किसानों की समस्या की तरह है। सबको संकट मालूम है, समाधान किसी को नहीं। अब उनकी तकलीफ भाषा के पार हो चुकी है। हमारी संवेदनहीनता की कोई भाषा नहीं। हम उस गोली की तरह हो गए हैं जो एक 12 साल की बच्ची को चुपचाप मारकर उसके बिस्तर को लहूलुहान कर गायब हो जाते हैं। अगर कनीजा की मां की तकलीफ के लिए कोई भाषा है तो आप बताइए। उस भाषा से पूछिए कि नींद में सो रही कनीजा ने तब क्या कहा था जब गोली लगी थी। वहीं तो उसकी मां भी सो रही थी, वहीं तो उसका भाई भी सो रहा था। ये कनीजा की मां का बयान है, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के बशारत मसूद को इसी तरह बताया है कि कैसे उसकी इकलौती और बेहद प्यारी बेटी कनीजा मार दी गई। एनडीटीवी के हमारे सहयोगी नजीर मसूदी भी कनीजा के घर पहुंचे थे। एक रिपोर्टर के लिए कितना मुश्किल होता होगा ऐसे वक्त में लोगों से संवाद बनाना। अंधेरा सा कमरा है, कनीजा के भाई खौफजदा हैं। बहन अचानक कहाँ चली गई ये उनकी समझ से बाहर है। 13 साल के असलम और 10 साल के जफर की आंखों में सब है, मगर उनकी बहन नहीं है। बहन मेरी इधर सोई थी ना, फिर फैरंग चली थी, फिर वो इतु लगी थी, इतु निकली, फिर वो मार की, फिर हम छपे थे उधर, फिर एक इधर से आई, वो लगी मेरे भाई को, फिर वो जख्मी हो गया। गोली आवा थी उधर, हमें बाहर नहीं निकलने दे था, और हम अंदर फाके ना मारा सीधा, और मेरा भाई ने 8 हुए था, और मेरी बहन लगी थी गुफी में बंदूक। These children are traumatized after seeing their young sister dying helplessly after bullets flew into this house during a massive encounter in this remote village of Kupara. इसी खिड़की से 100 मीटर की दूरी पर एनकाउंटर चल रहा था। वो जो सामने अकेला खड़ा मकान दिख रहा है,
उसी में कथित रूप से किसी आतंकवादी के छिपे होने की खबर थी। नसीर जब पहुंचे तो उस मकान से धुआं निकल रहा था। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर से पहले आसपास के लोगों को घरों से निकाल दिया गया था, मगर कनीजा का परिवार बाहर नहीं निकला। We have taken all the precautions, but anyhow, the stray bullet hit that host, and that resultantly that girl died on spot. घर दूर था, मगर गोलियां दूरी तय कर लेती हैं। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी घटना है। पुलवामा में भी एनकाउंटर की गोलियों का शिकार एक बच्चा हो गया। 15 साल का था, मारा गया। 5 मार्च को सोपोर में सुरक्षा बलों के कैंप के नजदीक विस्फोट होने से 4 बच्चे घायल हो गए। सबके पास तरह तरह की दलीलें होंगी। कुछ कश्मीर के एक्सपर्ट होंगे, कुछ सख्त बयान होंगे। इन सब के बीच गोली अपना रास्ता खोजते रहती है। वो किसी आतंकवादी का पीछा करते करते रास्ता बदल लेती है। कनीसा को क्या पता था, एक गोली उसके बिस्तर तक आ रही है। वक्त है एक ब्रेक का।